क्लास। आज हम बिल्कुल शुरू से सीखेंगे कैसे इंग्लिश की शुरुआत करते हैं, क्या है अल्फ़ाबेट, क्या है वर्ड और वर्ड के बाद में सेंटेंस क्या है, क्या क्लॉज है, क्या फ्रेज है। तो बिल्कुल आज से हम बिगनर की स्टाइल में सीखेंगे और ये देखेंगे कि आगे हम एडवांस की तरफ कैसे बढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरर आएंगे वो भी सीखेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ों से, भले ही थोड़ा लेट चलेंगे, धीरे चलेंगे, बट चलते रहेंगे पर धीरे धीरे। तो सबसे पहले दिन के हिसाब से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। अब आपके लिए मैं इंग्लिश के नए वीडियो लेकर के आ रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसके पहले जो वीडियो डाले हैं वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए थे, लेकिन फिर अभी भी बिगनर्स में थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से कुछ एरर आते हैं या फिर कहीं कोई सेंटेंस आता है जिसको समझना होता है, कुछ क्लोज टेस्ट आते हैं, तो ये धीरे धीरे हमको इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात आती है अल्फ़ाबेट्स की, है ना। सब लोग बोलते हैं मेरे पास अल्फ़ाबेट्स है, मैंने 26 अल्फ़ाबेट्स है, मैंने बहुत बार सुना, बट ऐसा नहीं है। सपोज एक हमारे पास एक सेट है, पूरी एक सेट है और ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास A B C D E F G H, है ना, ऐसा बना। या फिर एक गार्लैंड है जिसके अंदर A B C D, इस प्रकार से ये सारे के सारे फ्लावर लगे हैं ना, ठीक है, ये सारे फ्लावर्स होते हैं ना। इसके अंदर सपोज A B C D लिखा हुआ है, तो ये जो A B C D E F G H, ये सब क्या है, A to Z क्या है, ये होते हैं वास्तव में लेटर्स, है ना। ये सारे होते हैं लेटर्स, क्या होते हैं, लेटर्स, यानी ये एक लेटर है और ये सारे के सारे क्या है, लेटर्स हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, कैपिटल होते हैं और स्मॉल होते हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलती हूँ मैं कि ये 1 2 3 ऐसे करते करते A to Z होगा ना, ये क्या हो जाएगा, आपका लेटर्स हो जाएंगे सारे, 1 लेटर 2 लेटर फिर लेटर्स, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है स्मॉल और दूसरा होता है कैपिटल, ठीक है। अब आपको ये कहाँ जरूरत पड़ेगी, देखो अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज यहाँ पे आपने लिखा एप्पल, ठीक है, ये एप्पल लिखा। अब यहाँ पे ये ऐसा एप्पल ना लिख करके आपने यहाँ पे P कैपिटल लिख दिया और यहाँ पे E कैपिटल लिख दिया, तो क्या ये ठीक लगेगा, नहीं ना, ठीक भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी उसका व्यू ही ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। इसीलिए जब हम कोई वर्ड शुरू करते हैं, कोई सेंटेंस शुरू करते हैं, तो हम वहाँ कैपिटल लेटर लगाते हैं और बाकी सारे के सारे लेटर कैसे करते हैं, अपन स्मॉल लगाते हैं। देखो ये 3 लाइन में, इसीलिए जब छोटे स्टूडेंट्स रहते हैं तो उन्हें 3 लाइन में सिखाते हैं ना एप्पल, ठीक है। अब देखो PEN, ठीक है, ये देखो आया ऐसे तीनों लाइन में, तो इसको लिखने का तरीका होता है, इसीलिए स्मॉल। लेकिन अब कभी नहीं बोलना कि 26 लेटर्स 26 अल्फाबेट होते हैं, नहीं ना, 1 अल्फाबेट होता है, इट हैज 26 लेटर्स, ठीक है ना। यहाँ तक ये क्लियर हो गया, बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ मैं, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब यहाँ पे क्लियर हुआ ये चीजें, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद में, अगर ये लेटर और स्मॉल और कैपिटल को क्यों समझ में आया, अभी कोई गलती तो नहीं होगी ना, क्योंकि अगर हमने आपने लिखा कि समझो ARVRO, ये लिख दिया, ये ठीक लगेगा कि बताओ बेटा, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा ना। इट मीन्स इसको एक बिल्कुल सीरीज में लिखना पड़ेगा, तभी आपको सुंदर लगेगा। देखो इट मीन्स अभी इसके बाद में कभी कोई मिस्टेक नहीं होना है ना, तो ये एरर कभी नहीं करना। और फिर देखो वर्ड का भी एक सीक्वेंस हो, कुछ भी लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा ना, तो ये इस प्रकार से वर्ड बनाने के लिए ये लेटर की जरूरत होती। इट मीन्स ये तो लेटर हो गए, लेकिन इन लेटर को जोड़ जोड़ करके एक ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। ये क्या हो गया, वर्ड क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ तब तो ये एप्पल बना, एप्पल बना ना, ठीक है। तो ये जो एप्पल बना हुआ है 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर से बना है ना। फिर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, लेकिन अब क्या हो गया, ये ग्रुप में बन गया और एक सीक्वेंस हो गया, इसका एक मीनिंग निकल रहा है ना। तो ये हो गया आपका एक वर्ड, क्लियर है। यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ज़्यादातर तब समझना जब हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, है ना। और स्पेलिंग मिस्टेक हम बहुत ज़्यादा बार करते हैं कि कोई कैपिटल लिख देते हैं और फिर कोई स्मॉल लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल और लेटर को थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहिए। अब देखो ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स था, यानी इसके बाद ये आ गया, लेकिन इनको जोड़ जोड़ के हम क्या बोलते हैं कि एक सेंटेंस बोलते हैं। सपोज एक मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको कम हियर, इधर आओ, कम हियर, तो ये देखो आधा सा सेंस दे रहा है कि कम हियर, इधर आओ, एक
सेंटेंस है बट इसको अभी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, कम हियर मतलब इधर आओ। तो ये हमने दो वर्ड जोड़ा, एक वर्ड ये हो गया और एक वर्ड ये हो गया, ठीक है। कम हियर, यहाँ आओ। अच्छा वो चीज कहाँ रखी है, पेन कहाँ रखा हुआ है, तो बोलेंगे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर रखिए, ऑन द टेबल। तो ये देखो ये वन वर्ड हो गया, ये टू वर्ड हो गया, ये थ्री वर्ड हो गया, आया ना समझ में। तो ये थ्री वर्ड मिलकर के एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। क्या बन गया बेटा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड है क्या, ये नहीं है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन ये कुछ कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है ना, यहाँ पे अलग चीज हो रही है, लेकिन यहाँ अब यहाँ पे देखो ऑन द टेबल आपका अधूरा सेंस कर रहा है। अधूरा सेंस कर रहा मतलब कोई टेबल पे कोई चीज रखी है, बस आपको क्लियर नहीं हो रहा कि क्या चीज रखी। मैंने बोला ऑन द टेबल, तो कोई चीज क्लियर हो रही है क्या, नहीं। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा सेंटेंस जिससे लग रहा है कि आपके पास कुछ है, तो इसको जो बेटा लगता है इन द पॉट, इन द पॉट। देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक वर्ड, दो वर्ड, थ्री वर्ड, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार, लेकिन मीनिंग ऐसा पूरा नहीं दे रहा, लेकिन आधा तो दे रहा है कि इन द पॉट, पॉट में कोई चीज रखी। तो इनको बोलते हैं अपन फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा अपन को, फ्रेज। तो फ्रेज को जानना भी इसलिए जरूरी है कि ये छोटे छोटे, अपन बहुत बार अभी अपन ऐसा बोलेंगे जब स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से वर्ड लेके आते हैं अपन, सेंटेंस लेके आते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश को एनहांस होती है और हमको इंटरेस्ट पैदा होता है इंग्लिश के प्रति। तो वहाँ पे हम फ्रेज का यूज करते हैं, है ना। यानी पूरे मीनिंग नहीं देते हैं ये वर्ड पूरे मीनिंग नहीं देते हैं, बट थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देते हैं कि वो है, ठीक है ना। ये होते हैं फ्रेज, है ना। चलो अब अगर लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बोल देती हूँ, दिस इज एन एप्पल। देखो दिस इज एन एप्पल, एक वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर वर्ड, है ना। फोर वर्ड्स मिला करके तो ये क्या हो गया आपका बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप हो गया बेटा ये, है ना। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया है, इट मींस, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, ये कैपिटल लगाया और यहाँ पे लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया है। क्यों लगाया, क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। ध्यान से सुन रहे हो, खत्म हो गया। और हर जगह बीच में कहीं कैपिटल लगाया है क्या, नहीं लगाया है ना। दिस इज एन एप्पल, एप्पल, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा और वो भी मीनिंग देता है। यहाँ पे देखो पूरा मीनिंग नहीं दे रहा था ये, यहाँ पे आपको ये मीनिंग दे रहा है। दिस इज द पेन, ये एक पेन है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ कैपिटल। तो सेंटेंस की पहचान क्या हो गई कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है। लेकिन उससे भी बड़ी नेसेसरी थिंग्स ये है कि वो एक मीनिंग देता है। जो सेंटेंस वर्ड का जो ग्रुप होता है, वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, शब्दों का जो ग्रुप होता है, वो एक मीनिंग देता है, उसे कहते हैं अपन सेंटेंस, है ना। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज नॉट अ पेन, दिस इज नॉट अ पेन, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल इंडिकेट कर दिया कि ये पेन है, लेकिन ये बोला कि ये पेन नहीं है, तो आपने बोला दिस इज नॉट अ पेन, ये पेन नहीं है, तो ये निगेटिव शो कर रहा है ना। इस प्रकार से सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, इसको अपन अभी डिटेल करते हैं, ठीक है। यानी पहले दिन हमें क्या क्या जानना जरूरी है ये हम बताएंगे, है ना। लेकिन अब क्या होता है, एक और सेंटेंस देख लो आप। मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है, फिर यहाँ से मैंने फुल स्टॉप को हटा दिया। ऑन द टेबल, कहाँ पर है, टेबल पर है, टेबल पर है, ठीक है। ये मेरे को समझ में आ रही कि यहाँ पे टेबल पर एप्पल रखा है, ठीक है ना। लेकिन दैट एप्पल इज वेरी टेस्टी, दैट एप्पल मतलब वो एप्पल बहुत टेस्टी है। जो एप्पल जो रखा है आपने, जो एप्पल रखा हुआ है वो एप्पल बहुत टेस्टी है। दैट एप्पल, वो एप्पल इज वेरी टेस्टी, वो बहुत एप्पल अच्छा है। तो ये देखो बेटा, ये क्या हुआ आपका ऑन द टेबल, तो ये हो गया आपका फ्रेज। क्यों, क्योंकि अधूरा मीनिंग दे रहा है। और ये हो गया आपका क्लोज। इसको अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल भी लोड मत लेना, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है क्लोज, क्योंकि ये एप्पल क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये एप्पल होता है, ये इज होता है ये वर्ब। यानी क्लॉज के लिए ध्यान से सुनना, क्लॉज के लिए आपका सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी। अगर ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इसको बिल्कुल लोड मत लो, इसको मैं मिटा दूँ। समझ में नहीं आ रहा है आपको क्लॉज,
आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंने पूरा फुल सेंटेंस दिया मीनिंग वाला, लेकिन यहाँ पे टेबल पर रखा है अधूरा सेंटेंस दे रहा है। अगर मैं इसको बोलती दैट एप्पल इज वेरी टेस्टी, तो कौन सा वाला एप्पल अपने को लगेगा ना, कौन सा वाला एप्पल, वो रखा, वो एप्पल बहुत टेस्टी है, तो कौन सा वाला अधूरा सा लग रहा है ना। इट मीन्स ये कुछ जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, इज होता है, और ये वेरी टेस्टी मतलब इसके बारे में बता रहा है। अब इसी एक सेंटेंस से कितनी चीजें सीख सकते हैं, इसको हम ध्यान से सीखेंगे। अगर अभी ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो इसको रहने दो, ये वाली बाकी मुझे लगता है कि ये सारी चीज तो क्लियर हो गई है ना, ठीक है। तो ये एक होता है क्लॉज, लेकिन अभी इसको पढ़ने के पहले और थोड़ी सी चीज देख लो कि केवल इसी एक सेंटेंस से हम कितनी चीजें सीख सकते हैं, है ना। नाउ कम टू द पॉइंट कि अब हमने ना क्या हुआ, अभी हमने सेंटेंस सीखा, लेटर सीखे और वर्ड सीख लिया, ठीक है ना। लेकिन अब ये होता है कि भाई ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, कैसे इंग्लिश सीखी जाती है, शुरुआत कैसे करना है। एकदम ऐसा भी नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पूछने लगो, एकदम ऐसा भी नहीं होगा कि आपको इंग्लिश, हालांकि जब स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी इंग्लिश सीखते हैं। एक हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एरर निकालने पड़ते हैं, कुछ ग्रामेटिकल भी हमारे को थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना चाहिए ताकि हम उसको पुटअप कर सकें। कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, कहाँ पे नाउन का कलेक्टिव नाउन आना चाहिए, कहाँ कॉमन नाउन आना चाहिए, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, कहाँ लिंकिंग वर्ब लगनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार का जब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इन चीज़ों के अलावा, इन बेसिक चीज़ों के अलावा हमें कुछ पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़नी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल ग्रामर का बहुत बहुत बनना एक नींव का पत्थर है, एक प्रकार से, है ना। अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली होती है तो आगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आता ना कि व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन, ऐसा कभी नहीं आता। आपको एक सेंटेंस दे दिया होता है और उसमें पूछा जाता है कि विच टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, विच टाइप्स ऑफ नाउन, विच टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, व्हाट इज द कंजंक्शन, है ना, क्या होते हैं सबऑर्डिनेट, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, तो ये सब अपने को पढ़ेंगे। तो मैं इस सेंटेंस को समझाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ पार्ट ऑफ स्पीच बताती हूँ, है ना। तो सबसे बेसिक चीज होती है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आप अगर एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आप देख सकते हो तो आप इसको देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से काम करता है। मैं दिखा सकूं तो ज़्यादा अच्छा है कि ये सारा का सारा आपका पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल, नंबर्स और जेंडर पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना, इनको भी इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम प्रोनाउन पढ़ेंगे क्योंकि इसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। इसी में हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, पजेसिव पढ़ेंगे, रिलेटिव पढ़ेंगे, इस प्रकार से काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे क्योंकि इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव पढ़ने से पता चलता है कि ये क्या है, क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसकी एक्स्ट्रा, यानी क्या बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव भी डिग्री, हम इसकी डिग्री भी बताएंगे और कई टाइप के भी होते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब में जितने भी एक्शन हम करते हैं मॉर्निंग टू टिल नाइट, और जितने भी सेंटेंस हम ज्वाइन करते हैं, लिंकिंग वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफाइनाइट और फाइनाइट और जरंड, ये सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट एडवर्ब। बिल्कुल इसके बाद में हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो वर्ब के बारे में विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में विशेषता बताते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंक्लूड करा है। मैनर हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, रीजन हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस प्रकार से एडवर्ब को भी हम इंक्लूड करेंगे। देन आफ्टर हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रपोजिशन बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच का मेन पार्ट है। जैसे हमको हर चीज में किसी भी पोजीशन बताना हो, किसी के बाद में रिलेशन बताना है, जैसे अपन एक एग्जांपल अभी देखा ऑन द टेबल वाला, तो इस प्रकार से हमें इस प्रीपोजिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जितना लंबी से लंबी हमारा सेंटेंस बन सके इनके माध्यम से ही बनता है। देन आफ्टर कंजंक्शन। कंजंक्शन एज यू नो, नाम से ही पता चलता है कि कंजक्ट कर रहा है, किसी चीज को कंजक्ट कर रहा है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट हो सकते हैं,
तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ करके कंजंक्शन पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके अलावा बहुत कुछ सीखना रहता है। फिर हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा सौरों के मूड में होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा खेल के आए हो, वन करके आए हैं, तो फिर हमें लगता है कि ओ माय गॉड, ओ हैप्पी, अलास, इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो वो इंटरजेक्शन भी हमारे को पढ़ना पड़ता है। और जब हम इन सब चीज़ों का नॉलेज ले लेते हैं तो हम अपनी ग्रामर पे बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में हम अपनी ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसमें आते हैं टेंस आते हैं, मॉडल वर्ब आती है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग टाइम बता सकते हैं, कब काम हुआ, कब हो रहा होगा, कब हुआ था। तो इस प्रकार से ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अपन नेक्स्ट इसमें अपन समझ लेते हैं उसको। चलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पहले पार्ट में, है ना, नाउन्स, नाउन्स, ठीक है ना। अब नाउन्स क्या है? जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो किसी प्लेस के हो सकते हैं, चाहे वो किसी का पर्सनल नेम हो सकता है, कोई थिंग्स नेम हो सकती है। इट मीन्स जो भी आपके पास थिंग्स होगी, पेन होगा, पेंसिल होगा, कलम होगा, पर्स होगा, ये सारे के सारे आपके नाउन होते हैं। वहीं पे अपन कुछ भाव होते हैं ना अपने, की ऑनेस्टी होती है, हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, तो या ऑनेस्टी होती है, तो ये भी हमारे काय में आते हैं। ऑनेस्टी भी होती है, या फिर हम बोलेंगे, अभी मैंने बोला ना आपको, क्या बोला, और ऑनेस्टी होती है, या फिर वो वहाँ पे जैसे जो भी हमारे भाव होते हैं ना, कई बार हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो, वो हमारे नाउन होते हैं। अब इनको मैं डिटेल करूंगी बारी बारी से, ठीक है। नाउन के अंदर, अब इसको नाउन प्रोनाउन, पहले इसको मैं वापस जाती हूँ इसमें, तभी आपको क्लियर कर पाऊंगी और इसको फिर मैं डिटेल में लूंगी, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक ही सेंटेंस से हम इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पढ़ें, कैसे समझे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आएगा कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। अब यदि आपको एक सेंटेंस दे दिया तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज दिस, ठीक है ना, व्हाट इज दिस, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ये सेंटेंस लिखा था, मैंने आपको बोला था कि मैं इसके बारे में पूरी फिर आपको जानकारी दूंगी। अब पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है। इसको अपन देखेंगे कि दिस इज, यानी ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है इसको, है ना, ये इसके बारे में बता रहा है। तो ये सब चीज क्या है और क्यों पढ़ना जरूरी है आपको, तब आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जब हम ग्रामर सीखते हैं तब हमको लगता है कि ग्रामर में मैम सीधे सीधे टेंस पढ़ा दो, इसके अलावा फिर कुछ नहीं, हमको इससे ज़्यादा नहीं सीखना। बट ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ सीखना क्यों जरूरी, मैं आपको इसलिए मैं ये सब चीज़ भूमिका बना रही हूँ ना। देखो मैंने लिखा है दिस इज अ बॉय, ठीक है ना, दिस इज अ बॉय लिख दिया है। ही इज इन क्लास 5th, ही इज क्लास 5th, वो क्लास 5th में है, ठीक है ना। ही इज राम, ही इज राम, वो कौन है, राम है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है। तो ये सबसे क्या पता चल रहा है हमें, ये सीखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच की नीड क्यों है। देखेंगे बेटा, ये तो आपको इंडिकेट करता है, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये आपका नाउन है, ये आपका, चूंकि ये प्रोनाउन है, इस नाउन की जगह पे आया है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि बार बार अगर हम राम राम लिखेंगे, देखो नाउन, ये आपका नाउन था, अगर हम बार बार अगर हम लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज इन क्लास 5th, तो ये ही सुन करके, मतलब आप राम राम राम, यहाँ पर मैं राम राम लिखती हूँ, तो राम राम सुन करके आप क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे मेरे से कि मैम कितने बार आप राम राम कह रहे हो, है ना। तो इसलिए इसको बार बार रिपीट ना करें, इसलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ही लगा देते हैं। तो ही किसकी जगह लगाया अपन ने, राम की जगह लगाया, नाउन को रिप्लेस किया, तो ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये प्रोनाउन हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अपन इसको प्रोनाउन में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे अगर ये बॉय नाउन था तो फिर यहाँ ये सब लिखने की क्या जरूरत थी भाई। एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए किसी न किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी,
कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपका कोई सेंटेंस फॉर्म होगा, है ना। तो भी तो देखो ना, तभी तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे इस लड़के को इंडिकेट किया जा रहा है, दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है, ठीक है ना, और ये जो है इसके बारे में बता रहा है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये बॉय क्या है, आपका नाउन है, नाउन की जगह पे ये आर्टिकल आया है, आर्टिकल। तो फिर ये सब कैसे समझोगे कि क्यों आया है, क्या है। मैंने बोला ही इज राम, वो राम है, तो राम के बारे में मैं बता रही हूँ। आरव, आरव यहाँ पे एक लड़का है, आरव इज अ बॉय, ये एक लड़का है, तो ये आरव के बारे में बता रहा है ना कि ये एक लड़का है। तो ये जो लड़का है ये यहाँ पे भले ही नाउन का काम कर रहा है, ये भी नाउन का काम कर रहा है, लेकिन हम इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मतलब जिसके बारे में आप किसी सेंटेंस में बता रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में बता रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। अब जब सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो उसके बाद में कोई वर्ब भी आनी चाहिए, तो ये आपकी हो जाती है वर्ब, है ना, ये आपकी वर्ब हो जाती है। ये अभी बिल्कुल नहीं समझना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, अभी मैं समझा रही हूँ धीरे। ये आपकी वर्ब आ गई, ये आपका आर्टिकल आ गया, आर्टिकल आ गया, और ये आपका नाउन आ गया, ये आपका एक पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे ये सारे ये सब वर्ब आ गई, है ना, ये वर्ब आ गई, ये आर्टिकल। अब देखो, अब ये नया सेंटेंस आ गया आपके सामने, गुड, गुड को देखो, अब ये बॉय क्या है, नाउन, लेकिन नाउन के बारे में क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना ये, तो ये गुड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसको मॉडिफाई करे, उसको मतलब एक सजाने का काम कर रहा है, डेकोरेशन का काम कर रहा है, वो उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। ये सारी चीजें अभी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, मेरा मतलब ये है आपको इस समझ आने का कि ये सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब इन सेंटेंस में होता है। अब देखिए जहाँ एप्पल इज वेरी, इसको केवल लिखते से लिख लो, एप्पल इज वेरी टेस्टी, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। एक टेस्टी जो है उसका एक वो बता दिया है कि टेस्टी है, उसका एडजेक्टिव है, क्या है वो, एडजेक्टिव। टेस्टी मैंगो, मैंगो कैसा है, टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसी की एप्पल के बारे में बता रहा है ना, जो टेस्टी है, यस टेस्टी है ना, टेस्टी है। लेकिन अब ये टेस्टी कैसा है, बहुत टेस्टी है ना, तो ये टेस्टी तो है लेकिन बहुत टेस्टी है, तो ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो ये आपको लग रहा होगा कि एक वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, जब आप सीखने लगते हो तो इसको वर्ब नहीं लगता है, ये लगता है कि ये तो सीखना बहुत जरूरी है। इट मीन्स इन सब को जब आप करोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि ये पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ये निगेटिवली आया इसमें हमें नॉट आया है, ये अब है तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, तो ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आया, ये फुल स्टॉप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पे ऑन द टेबल क्यों आया, क्योंकि इसका प्रीपोजिशन बता रहे हैं, तो ये ऑन जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है वो इसको जोड़ रहा है कि ये जो एप्पल है वो टेबल पर रखा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑन द टेबल, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। अब ये जो दैट है ये इन दोनों सेंटेंस को, ये क्लॉज को जोड़ रहा है, फ्रेज और क्लॉज को जोड़ रहा है, जिससे हमारे सेंटेंस लेंथी हो जा रहे हैं और उनसे हमको रिलेशन पता चल रहा है कि उसका संबंध क्या था, तो ये आपका कंजंक्शन हो जाता है, ठीक है ना, कंजंक्शन हो जाता है। तो इट मीन्स इसीलिए अगर आपको एक सेंटेंस देखना है तो वो पार्ट ऑफ स्पीच जरूरी हो गई है कि इससे आप बहुत जल्दी पहचान जाओगे कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। सपोज अब मैं आपके पास एक एग्जांपल लिख रही हूँ और ध्यान से सुनना है, दिस गर्ल, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ठीक है ना, तो आप बताओगे क्या मेरे को कि क्या होगा, शी क्या है, प्रोनाउन है, ये है प्रोनाउन हो गया। अगर मैंने बोला सीता इज अ गर्ल, सीता क्या है, एक गर्ल है, यानी सीता की जगह पे क्या आ गया, शी आ गया, है ना। तो
तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि सीता की जगह पे जो आया वो शी क्या है। अब यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे नाउन है और ये प्रोनाउन है, लेकिन इन दोनों के बारे में इस सेंटेंस में बताया जा रहा है ना। तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है, इट मीन्स ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है। क्लियर है। अब जब सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके आगे वर्ब आएगा जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बता रहे हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि ये एक लड़की है, इसको इक्वल करके बता रहे हैं कि ये कौन है, ये एक लड़की है। इसीलिए यहाँ पर ये गर्ल जो है यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन होने के साथ साथ इसके कोई काम तो नहीं कर रहा ना, ये कोई क्या था क्या, तो इस प्रकार से ये नाउन के आगे यहाँ पे आर्टिकल लग गया है। ठीक है। अब यदि मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे शी इज रीडिंग, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, है ना, शी इज रीडिंग, सीता इज तो मैंने समझा दिया था, शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है, ध्यान से सुनना, वो पढ़ रही है। तो यहाँ पे मैंने केवल वर्ब लिख के काम समझा दिया था, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोनाउन, क्या है, शी प्रोनाउन है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ठीक है ना। तो जब ये मेन वर्ब के समान काम करे, मतलब यहाँ पे कोई एक्शन कर रही है, ये कोई एक्शन कर रही है ना, सेंटेंस क्लियर है। और यहाँ पे ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इज, है ना। अगर ये नहीं होता तो देखो शी रीडिंग, कुछ समझ में आएगा क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉज रीडिंग भी लिख दूंगी तो हो जाएगा, वो पढ़ रही थी। यदि मैंने इज लिखा है तो वो पढ़ रही है, मतलब आपका समय समझ में आ रहा है ना, टाइम समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपके समय को भी बताती है। मेरी ये सब कहानी बनाने का मतलब ये नहीं था कि आपको बोर करना, आपको बताना जरूरी था कि जब हम इंग्लिश से सीखते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके आपके इंग्लिश की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई होप गाइस कि आपने सीखने की कोशिश की होगी, और फर्स्ट डे के हिसाब से अब आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा कि हम एक ही सेंटेंस में कितनी सारी चीज़ें बता सकते हैं, फिर आप इसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। और अब हम कल से इनकी बारी बारी से नाउन प्रोनाउन के बारे में, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, है ना, फिर सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ इंटरेस्ट भी लगेगा और आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे रेगुलर देखते रहेंगे और सीखते रहेंगे। कीप ऑन वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ। क्योंकि जब मेरे को 150 सब्सक्राइबर आपने दिए हैं तो ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं वीडियो देखे हैं मेरे, है ना। और जब मैं इस उम्र में ये सब काम कर सकती हूँ, वाई नॉट यू कर सकते हो ना। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू दिस वर्क एंड अपने इंग्लिश को एनहांस करिए। और मेरी मतलब एक विश है कि अगर आप अच्छे से सीख रहे तो शुरुआत से सीखिए, और बिल्कुल एक दो दिन आलसी आएगी, थकान होगी कि क्यों सीख रहे हैं, क्या करें, बट अगर आपने किसी चीज़ में अपने आप को झोंक दिया तो झोंक दिया, ठीक है ना। उसके बाद में आप उसको पकने के बाद ही बाहर निकलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।